नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पूरे क्वेश्चन देखिए, आप देख लीजिए आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, आपकी प्रिपरेशन भी कितनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं आनुवंशिकता के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दोस्त कि वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है। आनुवंशिक विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, किसको कहा जाता है? कह रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, कि होंगो डिब्रीज को कहा जाता है, कि चार्ल्स डार्विन को, कि थॉमस हंट मॉर्गन। किसको कहा जाता है? यहाँ 4 विकल्प जैसे दे रखा है, विकल्प के माध्यम से ही हम समझेंगे इन प्रश्नों को। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो तो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, सामान्य सा एक क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के थे भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल थे ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के। कहाँ के थे? ये थे ऑस्ट्रिया के, कहाँ? ब्रून शहर। ठीक है, ब्रून शहर में एक पादरी के रूप में ये कार्य करते थे। किसके रूप में थे ये? एक पादरी के रूप में कार्य करते थे। इन्होंने जो अपना आनुवंशिकता से संबंधित सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? इन्होंने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। मटर को क्या कहते हैं दोस्त? कहते हैं पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम इसका बोटेनिकल नेम है, पाइसम सेटाइवम। और इसमें गुणसूत्र की संख्या की अगर बात करें तो इसमें 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। किसमें? मटर में। ठीक है, 7 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसी कारण से इसमें 7 जोड़ी अर्थात 7 दूनी 14 गुणसूत्र। ठीक है, मटर पर। तो आगे और इसमें क्या पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इन्होंने जो अपना नियम दिया था, कितना 3 नियम इनके थे। एक प्रभाविता का नियम, और एक था पृथक्करण का नियम, और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, 3 नियम इनके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए 2 नंबर में कह रहा है आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है ना, ये आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? कौन है भाई विख्यात वैज्ञानिक? तो कह रहा जॉनसन है, कि जीजे मेंडल हैं, कि एफ.बी. मॉरिसन है, कि मॉर्गन है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? अभी मैंने बात किया तो इसका करेक्ट आंसर जीजे मेंडल अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, कि कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था। मतलब इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था, किस जीवधारी के ऊपर अपना प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने? ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया था, कि स्नैपड्रैगन पर किया था, कि गार्डन पी मटर। ठीक है, कि स्वीट पी सुगंधित मटर। अब मटर में भी 2 मटर आ गई, एक तो गार्डन पी है, दूसरी स्वीट पी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त? यहां पर इसका राइट आंसर है गार्डन पी पर किया। किस पर? गार्डन पी अर्थात मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन में यहां लोग आ जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमा करके कह दिए जीवधारी। तो क्या ये जीवधारी नहीं, ये भी तो जीवधारी है। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर के पौधे पर, वो भी कौन सी? गार्डन पी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऐसा यह प्रश्न कह रहा है। कह रहा है कि कायिक जनन पर आधारित है, कि अलैंगिक जनन पर आधारित है, कि लैंगिक जनन पर, कि उपयुक्त सभी। किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्त? इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें, इसका सही आंसर है लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक है, किस पर? लैंगिक जनन अर्थात इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं कि अगला 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर के क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। 5 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है। जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है? इसमें से कह रहा है रक्त वर्गीकरण से है, कि जीन्स का चित्रण से है, कि स्नायु केंद्रों का चित्रण से है, कि मस्तिष्क का चित्रण किससे है? ठीक है, यहां पर राइट आंसर इसका क्या होगा? जीनोम चित्रण का किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो है जीन्स का चित्रण का है। किसका? जीन्स का चित्रण। ठीक है,
अब देखिए जीनोम मैपिंग क्या है भाई, जीनों का एक सीक्वेंस, ठीक है, जीनों के सीक्वेंस को हम जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं जीनों के सीक्वेंस को, ठीक है। तो यहाँ जीन्स का चित्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्त, ठीक है। कह रहा है जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो संतान में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? कह रहा है कि राइबोसोम के द्वारा, कि क्रोमोसोम के द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, कि लाइसोसोम द्वारा। इसका सही उत्तर क्या है? जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम बोले तो दोस्त गुणसूत्र, क्या? गुणसूत्र के द्वारा, ठीक है, गुणसूत्र के द्वारा ले जाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जीन है। जीन क्या है? कह रहा है डीएनए का एक भाग है, कि डीएनए और हिस्टोन्स का एक भाग है, कि डीएनए, आरएनए और हिस्टोन्स का एक भाग है, कि उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? जीन क्या है दोस्त? जीन क्या है? यहां पर देखिए ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है, तो जीन क्या है? जीन एक डीएनए का भाग है। किसका भाग है? डीएनए का एक भाग है, पार्ट्स ऑफ द डीएनए, ठीक है, या कह दीजिए फ्रैगमेंट्स, सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, इसके खंड हैं। चलिए अगला हम पॉइंट्स यानी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में जीन के भीतर अनुक्रम सीक्वेंस, ठीक है, कह रहा है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन के भीतर सीक्वेंस आधार में परिवर्तन अगर हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन का आधार क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, कह रहा है प्रतिरूपण, कि संयोजन, प्रजनन। इसका सही आंसर क्या है दोस्त? जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वह है उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन इसका सही आंसर है, अर्थात म्यूटेशन इसका राइट आंसर है। क्या दोस्त? म्यूटेशन, म्यूटेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? कह रहा है यहाँ देख लीजिए, कह रहा है गुणसूत्र कहते हैं, कि डीएनए कहते हैं, कि जीन्स कहते हैं, कि केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। क्या कहते हैं दोस्त? उसको कहते हैं जीन, ठीक है, जीन कहलाती है किसकी इकाई? आनुवंशिकता की इकाई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? कह रहा आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, कि स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है। तो गुणसूत्र की संख्या पर क्या परिवर्तन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी प्रजाति में, ठीक है। अब जैसे हम हैं तो अगर हम छोटे हैं तो क्या हमारे अंदर जो गुणसूत्र हैं, अब जानते हैं मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र है, अर्थात 46 गुणसूत्र हैं। तो क्या अगर हम शिशु हैं तो कम गुणसूत्र होंगे? क्या बुजुर्ग हो गए ज़्यादा हो जाएंगे? नहीं, स्थिर होगी। आयु के बढ़ने के साथ ये घटती बढ़ती नहीं है। अगर हम मान लीजिए दुबले पतले हैं तो क्या हमारे शरीर में कम गुणसूत्र होंगे, या मोटे हो गए तो क्या ज़्यादा हो जाएंगे? नहीं, हमेशा हम आपको बता दें जो गुणसूत्र की संख्या है वो क्या होती है? स्थिर रहती है। क्या होती है? वो स्थिर रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में, किसमें? कह रहा है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में, किसके नियंत्रण में? कंट्रोल ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है, हेरिडेटरी कैरेक्टर्स, आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? कह रहा है एंजाइम उत्तरदायी है, कि हार्मोन उत्तरदायी है, कि आरएनए है, कि डीएनए है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्त? इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें, इसका सही उत्तर है डीएनए। क्या है? डीएनए इसका सही आंसर है, डीएनए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? इसको भी देख लीजिए। देखिए हम आज के अपने इस लेक्चर में हिंदी में क्वेश्चन रखे हैं। आपके हिसाब से लग रहा होगा कि बहुत सरल हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इस पर जो है कुछ लोग जुड़े हैं जो कि टीजीटी पीजीटी छोड़ करके अन्य जो एसएससी, बैंक, रेलवे या अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से भी यह लेक्चर बनाया गया है। तो हिंदी में और इस तरीके से क्वेश्चन को रखा जाए ताकि ये कहीं ना कहीं उनको मिल जाए, ठीक है। और ये क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। कह रहा है कि
प्लवमान जीन अर्थात जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जीन, ठीक है, प्लवमान जीन अर्थात जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या ग्रेगर जॉन मेंडल ने, कि थॉमस हंट मॉर्गन ने, कि बारबरा मैकक्लिंटॉक ने, वाटसन और किर्क ने? इसका सही आंसर क्या है? जंपिंग जीन। जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मैकक्लिंटॉक ने, ठीक है, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी नंबर। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। 13 नंबर कह रहा है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है एडेनिन है, कि टायरोसिन है, कि ग्वानिन है, कि साइटोसिन है? भाई एडेनिन तो होता है, ग्वानिन भी हो, साइटोसिन, तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? टायरोसिन इज द राइट आंसर, ठीक है। टायरोसिन क्या करता है कि यह अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होती है? कह रहा ग्लूकोज होती है, फ्रक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होती है? तो दोस्त आप जानते हैं कि आरएनए में होता है राइबोज शुगर और डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी नंबर इसका राइट आंसर डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए। 15 नंबर कह रहा है कि राइबोजाइम होते हैं। राइबोजाइम क्या है दोस्त? यहां पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि राइबोजाइम होते हैं। राइबोजाइम क्या है? कह रहा डीएनए है, कि आरएनए है, कि प्रोटीन्स है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? राइबोजाइम्स क्या होते हैं दोस्त, ठीक है, राइबोजाइम्स क्या हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्त, इसका सही जवाब है वो है राइबोजाइम्स आरएनए। क्या है? आरएनए इसका सही आंसर है, ठीक है। तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में 15 क्वेश्चन को हमने शामिल किया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे लेक्चर चलते रहेंगे और अभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, ठीक है। जिन लोगों को बहुत सरल क्वेश्चन लगते हों तो अर्थात इन लेक्चर को वो बिल्कुल ना पढ़ें, ठीक है। कोई जोर दबाव नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ ये बेस चीज़ें हैं, बेस चीज़ों को आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है कि इन लेक्चर्स में और कुछ परिवर्तन नए नए करते रहें, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।